न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ शहर के बुआपाड़ा में एक भयंकर दुर्घटना हुई। इंटरनेट का वायर डालते समय वायर एक हाईटेंशन बिजली की तार से टकरा गई। इस कारण वायर डाल रहा युवक आकाश मंजुले बुरी तरह से झुलस गया। उसे उल्लासनगर शहर के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। यहाँ पर ऐसी घटना इससे पूर्व 19 अप्रैल 2020 को हुई थी। नेट का वायर डालते समय 100 केवी के हाईटेंशन वायर से टकराने के कारण आलोक सिंह झुलस गया था। महावितरण ने उसके विरुद्ध अपराध भी दर्ज किया था, लेकिन इस बार जो दुर्घटना हुई है इसकी दबाने का प्रयास जारी है। प्राप्त जानकारी के तहत परिसर में कांग्रेसी नेता का इंटरनेट है। इसी में काम करने वाला आकाश मंगलवार की दोपहर में साइकिल कंपनी के पीछे के गेट के पास नेट का वायर डाल रहा था। यह वायर बिजली के हाईटेंशन तार से टकरा गया और आकाश का हाथ एवं मुंह करंट लगने से झुलस गया। आकाश वहीं पर गिर पड़ा। इंटरनेट चालक ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। महावितरण के अधिकारी लट्टा से जब हमने इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे। पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है। आकाश एक गरीब घर का लड़का है। उसके माता पिता परेशान हैं। बुआपाड़ा में ऐसी दुर्घटना दूसरी बार हुई है। इंटरनेट के बारे में तहसीलदार ने यह वैध है या नहीं और इसके सभी वायर परमिशन लेकर डाले गए हैं या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। निवासियों ने नेट मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरनाथ शहर में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है। अमरनाथ नगर पालिका क्षेत्र में 82 नए कोरोना ग्रस्त मरीज मिले हैं। इस संबंध में अमरनाथ नगर पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर प्रशांत रसाल इन्होंने नागरिकों से विशेष आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद नागरिक बेफिक्र न रहे। सोशल डिस्टेंसिंग, अपने हाथ बार बार साबुन से धोना, मास्क पहनना, ऐसे छोटे 3 नियमों का पालन कर आप अपने आप को और अपने परिवार और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना का कहर कम नहीं हुआ तो शहर में कड़े निर्बंध लगाए जाएंगे। ऐसा कहते हुए डॉक्टर प्रशांत रसाल इन्होंने आगे कहा कि आपण जास्तीत जास्त नागरिकांनी कोरोनाची टेस्ट करावी। आरटीपीसीआर नावाची एक टेस्ट आहे, त्याबद्दल नागरिकांना आवाहन करत आहे। होते असं की एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्यासोबत आपण 10 ते 20 लोकांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करतो। अशा परिस्थितीमध्ये मला काहीच झालेलं नाही, मला ताप नाही, खोकला नाही असं बेफिकीर उत्तर देऊन चाचणी टाळण्याची लोकांची मनोवृत्ती आहे। यामुळे होतं काय की जो ॲक्टिव्ह पेशंट असतो, वाहक असतो, तो वाहक पेशंट स्वतःला त्रास जरी नसला तरी आजूबाजूचे वृद्ध वयस्कर यांना तो बाधित करतो आणि रुग्णांची संख्या वाढते। त्यामुळे मला लक्षणं नाहीत म्हणून मी चाचणी करणार नाही अशी बेफिकीर वृत्ती नागरिकांनी कमी करावी असं सुद्धा मी या निमित्तानं आवाहन करतो। सर्व नागरिकांनी जे संपर्कात आलेले आहेत त्यांनी चाचणी करणं बंधनकारक आहे। लसीकरण सुरू आहे। नगरपालिकेने ऑर्डिनन्स हॉस्पिटलला आपण वॅक्सिनेशन चालू केलेलं आहे। सद्यस्थितीत आपली 200 ते 250 रुग्णांची कॅपॅसिटी असताना आपण 300 डोस रोज देत आहे। आता या ठिकाणी 60 वर्षाच्या वयावरील जे आपले अबलवृद्ध आहेत त्यांना आपण लस देत आहे आणि 45 वर्षापेक्षा जास्त असलेले परंतु कोमॉर्बिड म्हणजे इतर काही मोठे आजार असलेले अशा नागरिकांना सुद्धा आपण लस देत आहे। या निमित्तानं मी सांगू इच्छितो की जास्तीत जास्त नागरिकांनी लस घेतली पाहिजे। त्याबद्दल काही गैरसमज असतात की त्यानंतर ताप येतो, आजारी पडतो, रिॲक्शन येते, असे काहीही नाहीये। लस ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे। शासनानं WHO ICMRनं ही लस प्रमाणित केलेली आहे। यापुढे जाऊन नगरपालिकेची अशी भूमिका आहे की आम्ही अजून एक लसीकरण सेंटर वाढवणार आहे आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा, कार्यालयीन कामकाज करून नोकरी सांभाळून त्यांना लस पण घेता यावी यासाठी आम्ही 24 तास लसीकरण सेवा देण्याचा आमचा मानस आहे। सद्यस्थितीमध्ये 250 लसीची आपली कॅपॅसिटी असताना येत्या काही दिवसामध्ये दररोज 1000 लसी देण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलेलं आहे। कोरोनाची जागतिक महामारी सुरू होऊन आता जवळपास 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। कोरोना कमी झाला असं म्हणता गेल्या 8 दिवसामध्ये कोरोना या महामारीने पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे। काल आपल्या शहरामध्ये 82 रुग्ण काल आढळले। गेल्या 6 महिन्यामध्ये ही सर्वोच्च आकडेवारी आहे। ही धोक्याची निशाणी आहे आपल्याला। लोकांनी आता काळजी घेतली पाहिजे। बेफिकीर आपण स्वतः राहिला त्याचं नुकसान इतरांना होऊ शकतं, त्यामुळे लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे। जर मास्क न लावता जर लोक त्यांना आढळले तर आपण 300 रुपये दंड करत आहे। तरी सुद्धा पब्लिक प्लेसेसमध्ये आज खूप निष्काळजीपणा आणि बेफिकीरवरती दिसून येत आहे। जर ही अशीच वृत्ती वाढत राहिली तर यापेक्षा कडक उपाय नाईलाजानं करावे लागतील। त्यामध्ये पार्शल लॉकडाऊन असेल, कंटेनमेंट झोन बंद करणं असेल, या सक्तीच्या कठोर कारवाई आपल्याला करावी लागेल। नागरिकांनी कोविडची लस घेतल्यानंतर सुद्धा निष्काळजीपणा करू नये, कारण ते वाहक असू शकतात।
त्यामुळं कोविड टाळण्यासाठी शासनाने जे त्रिसूत्रीचा कार्यक्रम दिलेला आहे तो एक म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, दुसरं म्हणजे हाताची स्वच्छता ठेवणे, हात वारंवार धुणे आणि तिसरं म्हणजे मास्क वापरणे. ह्या 3 गोष्टी आपण करणं अत्यंत बंधनकारक आहे आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी आणि आपल्या देशासाठी. बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा रिक्शा चालकों से लोन की रकम जबरदस्ती वसूल करके गुंडों से मारपीट करके रिक्शा को जब्त किया जा रहा है. इससे परेशान होकर कोरोना काल में कर्ज में डूबे रिक्शा चालक आत्महत्या करने लगे हैं. इस फाइनेंस कंपनी पर अंकुश लगाने की मांग महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत एवं प्रहार संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर की है. अगर यह जबरदस्ती चालू रही तो रिक्शा चालक आंदोलन छेड़ देंगे. अभी तक राज्य में 12 रिक्शा चालकों ने आत्महत्या की है. मुक्त परवाना के कारण शहर में ग्राहक कम और रिक्शे ज्यादा हो गए हैं. कोरोना के कारण रिक्शा चालक आर्थिक परेशानी में पड़ गए हैं. चालकों का जीना मुश्किल हो गया है. परिवार में मानसिक स्थिति तनावपूर्ण है. अनलॉक में 2 प्रवासी की अनुमति से सड़क पर रिक्शा चल रही है, जिसके कारण पूरे दिन में 300 से 400 रुपए का व्यवसाय होता है. इस कमाई में घर खर्च चलाना, लाइट बिल भरना, घर में दवाई लाना या बैंक कर्जा भरना ऐसी मुश्किलों का सामना चालक कर रहे हैं. ऐसा कहना है अध्यक्ष आशीष पांडे एवं प्रहार संगठन अध्यक्ष मोहम्मद गौस का. ऐसे मुश्किल हालात में बजाज फाइनेंस के गुंडे लोन की रकम लेने के लिए दादागिरी करते हैं. चालक के साथ मारपीट कर रिक्शा जब्त करते हैं. रिक्शा कमाई से ही चालक का घर चलता है. अगर रिक्शा ही नहीं रही तो चालक आत्महत्या कर बैठता है. उनके द्वारा मांग की गई है कि बैंक चालक को रिलोन दे. चालक यह लोन बैंक को जरूर देगा. यह पत्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, पुलिस उपायुक्त एवं बजाज फाइनेंस कंपनी को दिया गया है. अंबरनाथ शहर में कोरोना ने जोर पकड़ा है. अंबरनाथ नगर पालिका क्षेत्र में 82 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना ग्रस्त मरीजों की कुल संख्या 9,370 हो गई है. शहर पूर्व में 42 और पश्चिम में 40 रोगी मिले हैं. वही कल्याण डोंबिवली में कुल 565 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिससे कल्याण पूर्व में 98, कल्याण पश्चिम में 174, डोंबिवली पूर्व में 189, डोंबिवली पश्चिम में 62, मांडा टिटवाला में 27 तो मोना में 15 नए कोरोना ग्रस्त मरीज पाए गए हैं. वही उल्लासनगर शहर में 61 पॉजिटिव मरीज मिले हैं एवं बदलापुर में 83 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं. डेली न्यूज की ओर से सभी से आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, साबुन से अपने हाथ बार बार साफ करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना महामारी से बचें. अंबरनाथ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को MIDC द्वारा 70% जल आपूर्ति किए जाने के कारण अंबरनाथ में जल संकट की समस्या होगी. शहर में आंदोलन के कारण कायदा एवं सुव्यवस्था बिगड़ सकता है. ऐसा एक लिखित पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता RR शिंदे ने विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर, अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे, कार्यकारी अभियंता MIDC को दिया है. जबकि कुछ ही दिनों पूर्व विधायक ने कहा था कि शहर को 4 MLD पानी ज्यादा मिलेगा. शिंदे ने पत्र में लिखते हैं कि MIDC के अनुसार फॉरेस्ट नाका से 13 घंटे तक पानी चालू रखकर और वॉल के 30 घाटे पूरी तरह खोलकर 4 MLD पानी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को रोजाना देना है. लेकिन MIDC ऐसा नहीं करता है. 30 में से केवल 8 अटे खोलकर कम समय तक पानी शुरू रखकर 2 MLD पानी दिया जा रहा है. 7 मार्च 2021 से ऐसा किया जा रहा है, जिसके कारण फॉरेस्ट नाका से 50% पानी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को मिल रहा है. ऐसे ही नवरेनगर के टैपिंग पॉइंट से 80% जल आपूर्ति की जा रही है. MIDC का कहना है कि दोनों में से 17 MLD पानी को दिया जा रहा है. लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के शिंदे ने लिखी शिकायत में कहा है कि उन्हें 70% पानी मिल रहा है. शिंदे लिखते हैं कि इतना कम जल आपूर्ति होने के कारण अंबरनाथ पूर्व और पश्चिम में अनेक परिसरों में पानी का भीषण संकट निर्माण हुआ है. इसके साथ ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल द्वारा जाम्बुल के 12वीं जल शुद्धिकरण केंद्र में दुरुस्ती का काम किया जाएगा. इसीलिए गुरुवार 18 मार्च रात 12 बजे से शुक्रवार 19 मार्च रात 12 बजे तक 24 घंटे जलापूर्ति बंद रखी जाएगी. इस कारण से शुक्रवार पानी नहीं मिलेगा. शनिवार और रविवार को कम दबाव से शहर में जलापूर्ति की जाएगी. यह जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा दी गई है. अंबरनाथ शहर के MIDC परिसर की एक केमिकल कंपनी के अंदर रसायन युक्त पानी का बड़ा टैंक फट गया. जानकारी के मुताबिक लगभग 1 लाख लीटर की क्षमता वाले टैंकर में भरा रसायन परिसर में फैल जाने से कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई.
इसमें कोई जनहानि का समाचार नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद नगर पालिका अथवा MIDC के अग्निशमन दल को कंपनी प्रबंधन द्वारा सूचित नहीं किया गया। उक्त क्षेत्र की पैरामाउंट केमिकल कंपनी में प्लॉट में प्रक्रिया के बाद निकालने वाला रसायन युक्त वेस्टेज की टंकी बुधवार की सुबह 10 बजे अचानक फट गई। घटना के वक्त कंपनी में लगभग 100 कर्मचारी काम कर रहे थे। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों की अनदेखी करने के मामले में कंपनी को क्लोजर नोटिस दिया था, जिससे कंपनी 2.5 महीने तक बंद थी। घटना स्थल के पास नगर पालिका की भूमिगत नाली का काम चल रहा था। टंकी के फटने से काम का भी काफी नुकसान हो गया है। इस संबंध में ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह मामला सामने आया। सूचना मिलते ही नगर पालिका अग्निशमन दल के अधिकारी भागवत सोनावने कंपनी पहुंचे एवं आग की छानबीन शुरू की। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। ही अंबरनाथ MIDC मध्ये AMP गेट रोडवर पॅरामाउंट केमिकल मिनरल नावाची कंपनी आहे। आज सकाळी अशी माहिती मिळाली की ह्या ज्या मागे आपल्याला 2 टाक्या दिसत आहेत याच्यामध्ये काही हजारो लिटर किंवा लाखो लिटर असेल संभवतः एक केमिकल होतं आणि ह्या 2 टाक्या एकमेकांच्यावरती आदळल्यामुळे एक मोठा स्फोट झाला, अशा प्रकारचे स्थानिक लोकांचं असं म्हणणं आहे। आणि त्या सर्व काही केमिकलचे जे आवाज आहेत किंवा ते स्फोटाचे आवाज आहेत ते आजूबाजूच्या लोकांना ऐकू गेले असंही लोकांचं म्हणणं आहे। आता ते केमिकल किती विषारी होतं काय होतं हे अजून आपल्याला काही माहिती पडलेलं नाही आहे। ही जी पाईपलाईन तुम्ही मागे बघताय ही फॉरेस्ट नाक्याहून कल्याण खाडीपर्यंत जाणारी केमिकलची पाईपलाईनचं काम सुरू इथे होतं। त्यावेळी बहुतेक त्याच्यावरती ते पाण्याचं हे पडलं असावं अशी एक संभावना आहे, कारण आज तिथे काम बंद असल्यामुळे रोज तिथे काम सुरू असतं पण आज तिथे काम बंद आहे म्हणून एक संभावना आहे। फायर ब्रिगेडला कळाल्यानंतर 3-4 तासांनी फायर ब्रिगेड आली किंवा ह्या लोकांनी फायर ब्रिगेडला कळूच दिलं नाही अशा प्रकारची इथे आजूबाजूला चर्चा सुरू आहे। तर अशा प्रकारे जर असं काही झालं असेल तर ते चुकीचं आहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।